हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो क्लास 10th के लिए मैं फिर से लेकर आया मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डार्विनवाद। केमिस्ट्री का रिवीजन चल ही रहा है। अगर आपको प्रॉपर सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर सीख लीजिए, नहीं तो रिवीजन कर लीजिए। और प्री बोर्ड पेपर सोल्यूशन जितने भी करवा दिए वो आप जरूर देखेंगे, उसमें से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, पूरा 100% दे के आएंगे। और ये बायो में इसके बाद मेंडल के 3 नियम आपको करवा दूंगी कंप्लीट। उसके बाद पूरा रिवीजन चलेगा फटाफट से और आपको डिक्टो यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो डार्विनवाद क्या होता है और लैमार्क डार्विन में दोनों में अंतर क्या है वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। तो वीडियो के एंड तक जरूर रहना है और आपको ये सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। आपको रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है और हेडिंग समझनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। अगर आपने लैमार्कवाद ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप देख लीजिए उसको। उसके बाद ये डार्विनवाद, फिर दोनों में हम करेंगे अंतर, क्योंकि पेपर में अंतर बहुत ज़्यादा पूछा आता है, ठीक है। अगर आपको दोनों के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो अंतर आराम से कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं ये क्या है डार्विनवाद और डार्विन का सिद्धांत। बात एक ही है। और हाँ, साइंस और इंग्लिश में ज़्यादा गैप नहीं है। साइंस का पेपर आपको 4 अप्रैल को, इंग्लिश का 6 अप्रैल को, तो इसलिए मैं इंग्लिश के भी पोएम के भी पैसे सॉल्व करवा रही हूँ, आपको वो भी जरूर देखने हैं। उसके बाद डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव का भी रिवीजन एक वीडियो में मिल जाएगा, वो भी आपको देखना है। तो सबको मैनेज करके चलना है, ठीक है। केवल साइंस नहीं करनी है, आपको इंग्लिश भी करनी है क्योंकि टाइम नहीं है। उसके बाद फिर करेंगे SST का। तो फटाफट देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। आपको अंतर देखो मैं यहीं कहीं अब याद करवा दूंगी। जबकि लैमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के थे। मैंने जब वो करवाया था तो आपको पता होगा लैमार्क फ्रांस के थे, ये ब्रिटेन के थे। और ये प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पे किया था? प्रकृति पर दिया हुआ है। प्राकृतिक आ जाए, प्रकृति का आ जाए, सिद्धांत अगर प्राकृतिक से रिलेटेड कोई भी होगा तो वो डार्विन का ही है, ठीक है। इसमें अगर पूछा जाए ना प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया था, आप डार्विनवाद लगा देंगे। जबकि लैमार्क का कौन था? अर्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, ये प्राकृतिक चयन का इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत अगर पूछा जाए पेपर में तो आप किस पे टिकलाएंगे? डार्विनवाद पे। इससे MCQ भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो आपको MCQ भी आने चाहिए। लैमार्क मैंने आपको बताया था कौन से जंतुओं पे एग्जाम्पल दिया था उन्होंने? जिराफ पे और सर्पों पे। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इन्होंने एक बुक थी 1859 में जो की आई थी, उनकी बुक का नाम क्या था? प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास, ठीक है। तो कोई इसमें प्राकृतिक आया, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रकृति को ही माना है, तो इनकी बुक का नाम था प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास। और सिद्धांत क्या था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ये सिद्धांत याद रखना है आपको और ये बुक का नाम। और इंग्लिश में बुक का नाम क्या होगा? ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। मतलब प्रकृति ने जिसको चुन लिया वो जीवित रहेगा, जिसको प्रकृति ने नकार दिया या नष्ट कर दिया वो मर जाएगा। आगे अब यही इनके सिद्धांत में हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटेन के थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ये इनकी बुक का नाम है। इतना ये हो गया। MCQ में आपको याद रखना है ये, या 1 लाइन में भी पूछ सकता है। और लैमार्क की बुक का नाम क्या था? फिलोसफ जूलॉजिक। ये लैमार्क की बुक का नाम था। मैं आपको देखो यहीं पे यहीं अंतर आपको कराई दे रही हूँ पूरा। ये हो गया। आप देख लेते हैं इनके सिद्धांत। लैमार्क के सिद्धांत क्या था? अंगों का उपयोग अनुपयोग मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और अर्जित लक्षणों की वंशागति, सबसे ज़्यादा उन्होंने वंशागति पे जोर दिया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण होते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा इन्होंने किस पे माना डार्विन ने? देखो प्रकृति पे। सबसे पहले हेडिंग है जीवन संघर्ष। ये मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको समझा दे रही हूँ, आपको अपने कॉपी पे नोट्स बना के लिख लेना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे पूरा नहीं किया। अब जो भी क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको ओरली समझाऊंगी, आपको नोट्स बना के चलते चलना, क्योंकि इसमें रिविजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो जीवन संघर्ष किसे कहते हैं? उन्होंने बोला था कि प्रत्येक जीवधारी को भोजन, स्थान, जल, प्रकाश प्राप्त करने के लिए संघर्ष, ठीक है, करना पड़ता है। इसी को जीवन संघर्ष कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, कोई भी जीवधारी हो, हम भी तो जीवन संघर्ष करते हैं अपने भोजन पाने के लिए, रहने के लिए करना पड़ता है ना संघर्ष। इसी तरह से सभी जीवधारियों को, कोई भी जंतु हो, सबको करना पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं? जीवन संघर्ष, ठीक है। सभी जीवधारियों को भोजन, स्थान, जल, रहने के लिए, प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष। इसको कहते हैं जीवन संघर्ष, ठीक है। इसी कारण बहुत से जीव मर भी जाते हैं जो जीवन संघर्ष नहीं कर पाते हैं। अब सेकंड हेडिंग है प्राकृतिक चयन। इसमें आप क्या लिखेंगे? देखो प्राकृतिक चयन या वर्ण क्या होता है? डार्विन के अनुसार आपको लाइन लिखनी है। डार्विन के अनुसार इन्होंने बताया था, एक मिनट रुको, डार्विन ने बोला था कि प्रकृति में वही जीवधारी जिंदा रहता है जो वातावरण के प्रति अपने को अनुकूल बना लेता है। कैसे? जैसे सर्दी, ठीक है, तूफान, आंधी, इसमें जो जीव जंतु अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेगा वही तो जीवित रहेगा, ठीक है। बाकी प्रकृति
नष्ट कर देगी। जो वातावरण के अनुकूल अपने आप को नहीं ढाल पाता है, नहीं रह पाता है, तो वो मर जाता है, यानी प्रकृति उसको अलग कर देती है, नष्ट कर देती है। यही बोलते हैं प्राकृतिक चयन या वरण। जो जीवधारी, आप कैसे लिखेंगे, जो जीवधारी वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, वातावरण के अनुसार चलता है, तो उसे वो जीवित रहता है। ठीक है, जो वातावरण के अनुकूल नहीं रह पाता वो मर जाता है। वही लाइन ये है वातावरण के प्रति अनुकूलन। वातावरण मैंने आपको बता दिया, जैसे सूखा होगा, भूकंप आना, तूफान, सर्दी, गर्मी, इसमें जो अपने आप को सामना कर लेगा इन सब चीज़ों का, वही जिंदा रहेगा, प्रकृति में रहेगा। और जो इनको सहन नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। सर्दियाँ वगैरह आती हैं तो बहुत से जंतु क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं, उनकी क्षमता अच्छी होती है उसको सहन करने की, तो सर्दियों में वो जीवित रहते हैं। जो सहन नहीं कर पाते वो सर्दियों में मर जाते हैं। इस तरह से गर्मी, जो गर्मी को झेल सकते हैं वो जीवित रहते हैं, जो नहीं झेल पाते मर जाते हैं। इस तरह से आप इसमें दोनों में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है नई जातियों की उत्पत्ति। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि डार्विन ने बोला कि छोटी छोटी विभिन्नताओं को अधिक महत्वपूर्ण बताया था। ये बोला था कि छोटी छोटी विभिन्नताएं, विभिन्नता मतलब अलग अलग सभी में होती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वालिटी हर किसी में गुण अलग होता है, तो छोटी छोटी विभिन्नता जब इकट्ठा हो जाती है ना तो एक बड़ा रूप ले लेती हैं। इस तरह से एक नई जातियों का विकास होता रहता है। ठीक है, यही इन्होंने बोला था कि छोटी छोटी विभिन्नता आगे जाके बड़ा रूप ले लेती हैं और नई जातियों का विकास होता है, जो कि अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, पूर्वजों से बिल्कुल क्या होंगी, अलग होंगी। जबकि लैमार्क ने क्या बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, लक्षण वंशानुगत होते रहते हैं, मतलब जो उनके माता पिता में लक्षण है कुछ लक्षण उनके बच्चों में भी आते हैं। इन्होंने केवल प्रकृति का माना था, किसने, डार्विन ने। ये बात आप ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, उन्होंने वंशागति का बोला था, इन्होंने प्रकृति का बोला था, डार्विन ने। उसके बाद विभिन्नताएं, लास्ट हेडिंग विभिन्नता में आप क्या कह रहे हैं, इन्होंने बोला था डार्विन के अनुसार कि प्रत्येक जीवधारी में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। एक ही जाति के दो सदस्य ले लो, आप सगे भाई बहनों को ले लो एग्जाम्पल में, सगे भाई बहनों में भी कुछ ना कुछ भिन्नता तो होती है, तभी तो हम पहचान पाते हैं। ठीक है, अगर दोनों एक जैसे सेम टू सेम होंगे तो क्या पहचान पाएंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हर प्राणी में अलग विभिन्नताएं होती हैं जिससे हम उसको पहचान पाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या कहलाती है, विभिन्नताएं, जो कि हर किसी में अलग अलग होती हैं, जिसके आधार पर हम उसको पहचान पाते हैं। ठीक है, ये विभिन्नता धीरे धीरे स्थायी हो जाती हैं और संतानों में वंशानुगत होती रहती हैं। ये होता है आनुवंशिकता। और विभिन्नता मैंने बता ही दिया कि हर एक जीवधारी चाहे एक ही जाति का क्यों ना हो, जैसे डॉग है, सब डॉग क्या एक ही जैसे होते हैं, हर किसी में अलग अलग होते हैं। इंसान ले लो, सभी इंसान कुछ ना कुछ अलग होते हैं जो इनसे हम उसको पहचान पाते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका सिद्धांत। अब फटाफट से अंतर देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। तो अंतर करने से पहले आपको एक बार याद रखना इनकी हेडिंग, जीवन संघर्ष। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक चयन, विभिन्नताएं और नई जातियों की उत्पत्ति और वातावरण के प्रति अनुकूलन। ये 5 हेडिंग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आपको बना के इस तरह से अपनी लैंग्वेज में लिख देना, जैसे मैंने आपको समझाया। अब देख लेते हैं लैमार्क और डार्विन में अंतर। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं पहले। दोनों सिद्धांत आपको क्लियर हो गए। अब अंतर फटाफट कर लेंगे, पेपर में आएगा तो आप ऐसे लिख देंगे, एक तरफ लैमार्क बाद, एक बार डार्विन बाद। ठीक है, ये फ्रांस के थे, ये ब्रिटेन के थे। अब देखो लैमार्क के अनुसार, मतानुसार मतलब उनके अनुसार, जिराफ के सभी पूर्वजों की टांगे तथा गर्दन क्या थी, छोटी थी। लैमार्क ने ये माना था, जो आपको मैंने समझाया था, इन्होंने जिराफ और सर्पों पे दिए थे कि जो पूर्वज थे उनकी टांगे और गर्दन क्या थी, छोटी थी। कालांतर मतलब समय के अनुसार बाद में ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के कारण इनकी गर्दन और टांगों में खिंचाव हुआ। ठीक है, इसीलिए वो धीरे धीरे लंबे होते गए थे, ये उन्होंने बोला था। डार्विन ने क्या बोला था कि अनेक विभिन्नताओं के कारण, इन्होंने विभिन्नताओं को माना कि हर प्राणी एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जिराफ के पूर्वजों की गर्दन और अंगुली टांगों की लंबाई में अंतर था, किसकी वजह से, विभिन्नताओं के कारण। इसलिए बोला था कि जो पूर्वज थे उनकी गर्दन और टांगों में क्या था, लंबाई में अंतर था, क्योंकि हर किसी में विभिन्नताएं अलग अलग होती है। अभी मैंने आपको समझाया, ये हो गया पहला पॉइंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट, लगातार भोजन के प्रयास में गर्दन और खिंचाव पड़ने के कारण गर्दन भी लंबी होती गई और अंगुली टांगे भी लंबी होती गई। मैंने आपको लैमार्क में समझाया था। ठीक है, भोजन के प्रयास में ऊंचे पेड़ थे तो उनको खाने के चक्कर में उनके ऊंचा करना पड़ता था गर्दन को, तो गर्दन ऊंची करते तो आगे के पैर भी होते थे, तो उनका आगे की जो अंगुली टांगे थी वो भी लंबी होती हैं, गर्दन भी लंबी होती गई। यही क्रम लगातार चलता गया पीढ़ी दर पीढ़ी, और आगे के जो पूर्वज हुए थे, जो उनकी
संतानों में भी यही लक्षण उत्पन्न हो गया, ये बोला उन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जीवन की आवश्यकताओं के कारण जीवन संघर्ष में छोटी टांगे और गर्दन वाले जिराफ अयोग्य साबित हुए। इन्होंने ये माना कि जीवन संघर्ष में वो सफल नहीं हो पाए, मतलब उनको भोजन नहीं मिला, तो छोटी टांगों गर्दन वाले जिराफ क्या हो गए, मर गए या नष्ट हो गए। जो लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाले जिराफ थे वो वातावरण के अनुकूल रहे, मतलब वो वातावरण के अनुकूल अपने आप को उन्होंने जीवित रखा, वातावरण के अनुसार उन्होंने अपने आप को ढाल लिया तो वो जिंदा रहे। और छोटी टांगे और जो गर्दन छोटी थी वो वाले जिराफ नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जीवन संघर्ष में सफल नहीं कर पाया, जो कि उन्होंने भी बताया था कि प्रकृति उसी का चयन करती है जो वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। इन्होंने, डार्विन ने ये बोला था, ठीक है, कि छोटी टांगे गर्दन वाले जिराफ कैसे नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन संघर्ष में अपने आप को सफल नहीं बना सके, इसलिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इसी तरह से आप बना बना के लिख सकते हैं। उन्होंने बोला कि लंबी गर्दन लंबी टांगों का लक्षण अर्जित हो गया, जैसे अभी बताया ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। जो नई पीढ़ी के जिराफ हुए वो लंबी गर्दन लंबी टांगों वाले हुए। ठीक है, धीरे धीरे ये इस तरह से लक्षण चलता रहा पीढ़ी दर पीढ़ी। इन्होंने आनुवंशिक पे ज़्यादा फोकस किया है, इसीलिए उपार्जित लक्षणों की वंशांगति अगर पूछा जाए ना तो इन्हीं का होगा, लैमार का। प्राकृतिक का कोई बढ़ा दे तो डार्विन का। इन्होंने अंगों का उपयोग अनुपयोग बहुत दिया था, इंपॉर्टेंट है कि जिस अंग का जीवधारी प्रयोग करेगा वो जीवित रहेगा, वो अंग रहेगा। ठीक है, और जिस अंग का प्रयोग नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा, इन्होंने ये बोला था। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने इसमें बोल दिया। इन्होंने क्या बोला कि लगातार जीवन, इन्होंने जीवन संघर्ष पे फोकस किया है, वातावरण पे किया है। छोटी टांगे और छोटी गर्दन वाले जिराफ नष्ट हो गए जीवन संघर्ष की वजह से, उनको भोजन नहीं मिला तो वो नष्ट हो गए। लंबी टांगों और लंबी गर्दन वाले जिराफ जीवित रहे, जो कि नई पीढ़ी के जिराफ हुए, इन्होंने इसलिए बोला। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आप बहुत सारे सिद्धांत लिख सकते हैं, जीवन संघर्ष हो गया इनका। ठीक है, इन्होंने एक ही जाति और अलग अलग जातियों के बीच संघर्ष भी बताया था, संघर्ष के प्रकार, प्राकृतिक चयन, नई जाति की उत्पत्ति, विभिन्नताएं, ये इन्होंने बताए थे। इन्होंने बताए थे अर्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों का उपयोग अनुपयोग, ये इनके थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में आप कोई भी गलत नहीं करेंगे, आराम से लिख देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंडल के नियम के साथ, और इंग्लिश साइंस के जो भी वीडियो मैं रेगुलर डालूंगी वो भी आपको जरूर देखने, चाहे वो ग्रामर का हो चाहे लिटरेचर का हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।